Hello everyone. So today topic of discussion is based on the Hindu newspaper analysis. So let's see what comes under the news. So first news is based on the free trade agreement which is passed between the India and the New Zealand. So this free trade agreement is mainly responsible to boost the trade between two countries and these two countries were the India and the New Zealand. अब यहाँ पे जो है हमारे कुछ कंसेशन और कुछ कंसेशन नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। कंसेशन होता है हमारी बेसिकली हमारा छूट जो है वो किस किस सेक्टर में प्रोवाइड की गई है स्टेट के अंदर। तो जैसे कि हमारा जितने भी फ्रूट से रिलेटेड हो गया, फ्रूट्स हो गए, कीवी हो गए, वाइन हो गई, सी फूड हो गए, एवोकाडोज हो गई, ठीक है, और हमारे हनी हो गया। और यहाँ इन सेक्टरों पे जो है हमारी कंसेशन प्रोवाइड की गई है। जबकि जो डेयरी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर के अंदर जो है हमारा कोई भी कंसेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो है आप देखेंगे इंडिया ने टैरिफ फ्री कर दिया है एक्सेस करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को, ठीक है। तो पहले जो 15 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो था हमारा रिगार्डिंग $20 बिलियन का, जिसका अब टारगेट है डबल करने का बायलैटरल ट्रेड की मदद से $5 बिलियन इन दी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। अब ये जो डील है ये हमारे टैरिफ जो टैक्स जो लगाए गए हैं उसको भी रिमूव करती है, यानी कि जो 90% ऑफ दी न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट हैं वो हमारे इंडिया में अब आ सकते हैं। ये जो एक्सपोर्ट थे न्यूजीलैंड से जो डायरेक्टली इंडिया में आते थे ये बेचते हमारे फ्रूट से लेके टिम्बर पे बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है न्यूजीलैंड ने फ्री टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ास प्रोवाइड किए हैं इंडियंस को, जिसमें बताया गया है कि वो जो है बेसिकली 500 वीज़ास इशू किए हैं और उसमें बताया गया है कि एनुअली 500 वीज़ास इशू किए जाएंगे और वहाँ पे जो है इंडियन प्रोफेशनल आ सकते हैं और वो जो प्रोफेशनल होंगे वो स्किल्ड ऑपरेटर की मदद में काम कर रहेंगे, ठीक है। यानी स्किल्ड लेबर फोर्स न्यूजीलैंड को चाहिए इंडिया की, जो कि 3 ईयर्स तक जो है न्यूजीलैंड में स्टे कर सकते हैं और ट्रेड को जो है आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं बिटवीन दी टू कंट्रीज़। अब यहाँ पे जो है कौन कौन से एरिया इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्टिंग किया है वेरियस इंटरेस्ट में वो है रिगार्डिंग फार्मर और डेयरी पर्सनस। तो क्योंकि इन डेयरी सेक्टर में कोई भी कंसेशन प्रोवाइड नहीं है तो बाकी जो सेक्टर हैं उनके पास इतना एक्सेसिबल नहीं है, जैसे कि हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, डेयरी हो गया, सोया हो गया और वेरियस अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव नॉट ओपनड अप विदाउट एनी एक्सेस। तो ये जो है बिना किसी एक्सेस के लिए अभी भी ओपनड नहीं है फ्री मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये हमारा ट्रेड अभी तक लिमिटेड था जो कि, लेकिन ये जो आपको ध्यान रखना है ये जो ट्रेड हो रहा था ये लास्ट 15 ईयर्स से हो रहा था, लेकिन अब जो इस ट्रेड का टारगेट है वो है नेक्स्ट 5 ईयर में जो भी हमारा ट्रेड इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहा है उसको डबल करना और उसको रीच करना बेसिकली $5 बिलियन तक अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में। Prime Minister said the historic milestone reflects a strong political will and shared ambition to deepen economic ties between our two countries। तो यहाँ पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा बेसिकली इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पास करने का अचीवमेंट है ये दोनों नेशंस के बीच में जो है एक हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है और जो दोनों के बीच में इकोनॉमिक टाइज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में उनके बीच में गुड रिलेशन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस न्यूज़। तो इसमें आपको जो है ध्यान रखना है कि ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट पास हुआ है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें कि मेंशन है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, जबकि जो फ्रूट से रिलेटेड और टिम्बर से रिलेटेड, जो वाइन से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं एवोकाडोस, जितने भी हमारे फ्रूट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वहाँ पे हमारा कंसेशन मिलेगा, छूट मिल रही होगी। अब यहाँ पे हमने बताया कि न्यूजीलैंड ने जो है बेसिकली इंडियंस को वीज़ास प्रोवाइड किए हैं और अलाउ किया है 3 ईयर्स तक न्यूजीलैंड में रहने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने न्यूजीलैंड का थैंक कहा है, न्यूजीलैंड को जो है
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विल पावर के इमर्ज्ड के रूप में नेशन में बताया है, और बताया है कि दोनों के बीच में इकोनॉमिक टाइज हो सकता है, जहाँ पे हमारे विद द हेल्प ऑफ द बायलैटरिकल ट्रेड, यहाँ पे हम दोनों नेशंस के बीच में जो ट्रेड हुआ है उसको इमर्ज कर रहे होंगे और उसको जो है टारगेट जो है उसको फुलफ़िल कर रहे होंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा इस न्यूज़। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली न्यूज़ इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेंगलुरु फर्म बिगेन्स ग्राउंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक फ्लाई टेस्टिंग। तो ये आप जो देख लेना न्यूज़ में क्या है, इसमें मेंशन है कि जो ग्राउंड टेस्टिंग हुई है वो बेसिकली किसकी है, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टेस्टिंग की टेस्टिंग पे बेस्ड है, और ये हमारी ईवीटीओल ने लैंडिंग करवाई है। ईवीटीओल है हमारी बेसिकली दी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर स्टाइला साइल एक्साई डेवलप्ड बाय द बेंगलोर बेस्ड सरला एविएशन। ठीक है, तो ये जो है हमारी कंपनी है, ये इन्होंने बेंगलुरु के बेस्ड एविएशन सरला एविएशन पे बेस्ड पे बनाई है, जिसमें कि मेंशन किया गया है इसकी जो विंग स्पैन होगी वो हमारी 7.5 मीटर लॉन्ग होगी। ठीक है, और ये लार्ज अब तक की जो है बेसिकली सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड प्राइवेट ईवीटीओल डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में मर्ज्ड होकर आई है, जो कि डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि ग्राउंड टेस्टिंग नाउ अंडरवे said its एयर टैक्सी प्रोग्राम एंटर्ड इट्स कोल्ड वैलिडेशन फेज़। तो वैलिडेशन जो फेज़ है एयर का वो हमारा अभी जो है वैलिडेशन होने वाला है। एयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें बेसिकली कोई भी ट्रैवल करना हो गया तो जिसके कारण जो हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम जो है अपने होम से वर्किंग ऑफिस तक जो है इसमें ट्रैवल कर रहे होंगे। और इसमें जो है बेसिकली कितने यहाँ पे कितने पर्सन अलाउड हो सकते हैं बैठने के लिए, इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है हमारे 6 पर्सन जो है इसके अंदर एक बार में बैठ सकते हैं। अनलाइक एकेडमिक प्रोटोटाइप्स ऑफ स्मॉल आरसी स्केल प्लेटफॉर्म, ये हमारी डिज़ाइन की गई है सर्टिफिकेशन से, जो कि डायरेक्टली ब्रिज करता है सरला एविएशन को। ठीक है, तो ये हमारी सरला एविएशन की मदद से जो है बनाई गई है, जिसमें 15 मीटर का हमारा इसका विंग स्पैन है फुल स्केल एयरक्राफ्ट का। ठीक है, 6 सीटर की ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी है, जो कि रिड्यूस करती है कम्यूटेड टाइम्स इन इंडियाज़ कंजेस्टेड सिटी लाइक मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एंड पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ट्रैफिक हो गया उसको जो है बचाने के लिए, या फिर उससे जो है ट्रैफिक में नहीं हम कोई भी हमारे पर्सन्स जो हैं, पीपल इंडिविजुअल जो हैं कंट्री के, वो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हों ट्रैफिक से बचने के लिए जो है ये डेवलप्ड की गई है, और इसमें 6 पर्सन बैठ सकते हैं। In 2024, the Bangalore International Airport Limited, which operate the Kempwada International Airport, enter a partnership with the Sarla Aviation to launch electric flying। ठीक है, तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यानी कि जो कि ऑपरेट करता है केम्पोगाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके साथ पार्टनरशिप ने की है किसने, सरला एविएशन ने, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इस न्यूज़ में आपको जो है मेन पॉइंट ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है, किसकी पार्टनरशिप के साथ डेवलप्ड की गई है, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन इसमें बैठ सकते हैं, और इसका मोटिव क्या है डेवलप कराने का। ठीक है, तो मोटिव है कि जो हमारा ट्रैफिक का कंजेशन है उसको जो है रिड्यूस करना। ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ पीपल बैठ सकते हैं, तो मैंने बात बताई दी आपको, 6 नंबर ऑफ़ पीपल एक बार में इसके अंदर बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। विंग स्पैन की बात कर ले तो 7.5 मीटर लॉन्ग इसकी विंग स्पैन है, डेवलप्ड की गई है पार्टनरशिप के द्वारा विद द हेल्प ऑफ द बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और मोटिव था इसका लॉन्च करने का इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज़ का विद द हेल्प ऑफ द सरला एविएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा राइट टू डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है, ये हमारा अभी तक जो है प्राइवेट मेंबर बिल है, और ये हमारा अभी तक लेजिस्लेशन में इनेक्टेड नहीं हुआ है।
ठीक है। लेकिन ये जो हमारा बिल है ये हमारे लेबर्स लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो चेंजेस होंगे लेबर लॉ के रिगार्डिंग वो हमारे इस लॉ में, इस बिल के अंदर रेगुलेट हो रहे होंगे, जो कि हमको बताते हैं इस बिल में जो मेंशन है कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल में ये हमको प्राइमरली फोकस करता है रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स को, ओवर टाइम को और एम्प्लॉयर के कंट्रोल को, ठीक है। दिस बिल मार्क्स ए पिविटल मूवमेंट इन द इंडियन लेबर लॉ, ठीक है। इंडियन लेबर लॉ में जो है ये हमारा मेजर रोल प्ले करता है। इसकी जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वर्क इंक्रीजिंग एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल वर्क स्पेस, only prudent for legislature to reconsidered labor law respond to constant connectivity, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसका आपको जो ध्यान रखना है इसका मेन मोटिव है वो है लेबर्स लॉ के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको चेंजेस करना और रेगुलेट करना, किस किस को, एम्प्लॉयर के वर्किंग आवर को, ओवर टाइम करने को और एम्प्लॉयर के कंट्रोल को। दिस बिल रेगुलेट आफ्टर आवर्स कम्युनिकेशन सो इट डज विदाउट द क्लियरिंग स्कोप ऑफ वर्क, तो ये जो बिल है ये हमारा रेगुलेट हुआ था आफ्टर कई हमारे कम्युनिकेशंस के आवर्स में। दिस बिल एम्प्लॉय राइट टू नॉट टू रिस्पॉन्ड टू वर्क रिलेटेड कॉल्स और मेल बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर, ये बिल हमारा बताता है कि एम्प्लॉयर के जो राइट है उसको वर्क रिलेटेड कॉल से या फिर मेल से जो है प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर में ये हमारा नहीं बताता है, बल्कि ये हमारा फेल भी हुआ था एड्रेस कराने के, और हमारा जो इशू हुआ था वो एड्रेस हुआ था रिगार्डिंग द लीगल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द वर्क, ठीक है। ये जो कि हमारा बता रहा था कि हमारे कितने आवर्स तक जो है एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट रहेंगे वर्क के रिगार्डिंग, तो इसमें जो है ये फेल हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इंटरेक्शन ऑफ द बिल विल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये जो बिल है इस बिल का जो इंटरेक्शन है वो हमारा किसके साथ हुआ था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के साथ हुआ था 2020 के अंदर, which continues governing working hour and over time in Indian labor law, जो मेंशन करता था ओवर टाइम इन इंडियन लेबर लॉ के रिगार्डिंग। हाउएवर द बिल डज नॉट क्लैरिफाई द वेदर आफ्टर आवर्स डिजिटल, तो इस बिल ने ये क्लियर नहीं किया था कि जो वर्किंग आवर्स होंगे बाद के, ठीक है, बाद के वर्किंग आवर्स, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयर्स के जो बाद के वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें वो एंगेजमेंट नहीं होता है लेकिन एंगेज्ड होता है किसके थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू को, जो है यानी जिसको हम वर्क कंसिडर कर रहे होंगे वर्किंग आवर, तो उसके बारे में क्लैरिफाई नहीं हुआ था इस बिल के अंदर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन एम्प्लॉयर कंट्रोल बिकेम ए की पैरामीटर फॉर एक्सेसिंग वर्किंग टाइम, तो यूरोपियन यूनियन जो है ये एम्प्लॉयर की कंट्रोल है, बिकेम ए की पैरामीटर है वर्किंग टाइम को एक्सेसिबल कराने के लिए, जैसे कि जर्मनी जो है, जर्मनी एनफोर्स करती है स्ट्रिक्ट वर्किंग टाइम को और रेस्ट पीरियड रेगुलेशन एज वेल भी प्रोवाइड करा रही होती है, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं उसके बाद भी हमारे वर्किंग आवर चालू रहते हैं, इस बिल के अंदर ये मेंशन किया गया है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे हमारे मंडे टू फ्राइडे जैसे वर्किंग आवर, मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस वर्क रहता है, तो सैटरडे संडे भी हमारे इंडियन के एम्प्लॉयज़ के पास जो है वर्किंग आवर हो रहे होते हैं, या तो वो डायरेक्टली हाइब्रिड मोड में यानी ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है कनेक्ट होते हैं हायर अथॉरिटी से, जिसके कारण जो टेलीफोनिक कॉल के थ्रू जो है वर्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन मोड में वर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस है इस बिल को पास आउट कराने का। इंडियन लेबर कोड कंटेन्स मैंडेटरी रूल प्रिस्क्राइबिंग लिमिट ऑन वर्किंग आवर्स, ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रिस्क्राइब करता है लिमिट ऑन वर्किंग आवर, कंट्रेक्चुअल टर्म्स नेगोशिएट थ्रू एम्प्लॉयर पॉलिसी एंड एग्रीमेंट, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल डस नॉट स्पेसिफाई वेदर द गिवन राइट इज़ मैंडेटरी लेबर स्टैंडर्ड, तो इस बिल ने ये स्पेसिफाई नहीं किया था जो राइट दिया गया है ये मैंडेटरी है लेबर स्टैंडर्ड से या फिर जो है इट कैन बी दी मॉडिफाइड वाया कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है मॉडिफाइड हो सकता है, तो ये नहीं बताया था इस बिल के रिगार्डिंग। कंक्लूजन की बात कर लें तो दिस बिल रिकॉग्नाइज एज डिजिटल वर्क हैज़ ब्लर्ड द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन वर्किंग टाइम एंड पर्सनल टाइम,
बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड विद इन दी लीगल फ्रेमवर्क विच गवर्न्स वर्किंग आवर। ये मतलब ये यही बता रहा है कि ये जो बिल हमारा पास आउट हुआ था, क्या है इस बिल का नाम? इस बिल का नाम है हमारा राइट टू डिस्कनेक्ट। तो राइट टू डिस्कनेक्ट जो बिल है हमारा, ये डिजिटल वर्क को जो है कैसा बताता है, यानी कि डिजिटल वर्क को, और यानी कि जो वर्किंग टाइम है डिजिटल वर्क का और जो पर्सनल टाइम है एम्प्लॉयर का, उसको डिस्टिंग्विश फीचर में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यानी कि ये पर्सनल टाइम को और जो है वर्किंग टाइम को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर जो है वो हमारा एंगेज्ड रहता ही है वर्किंग कल्चर के अंदर, ठीक है। जब उसका ऑफिस वर्क टाइम फिनिश हो जाता है तब वो ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है कंपनी से कांटेक्ट में हो रहा होता है, ठीक है। तो स्टडी रिवील्स दैट राइट टू डिस्कनेक्ट बिकम इफेक्टिव व्हेन एन एम्प्लॉय टाइम इज ट्रीटिंग एज द वर्किंग टाइम्स। तो स्टडी ने ये बताया है कि राइट टू डिस्कनेक्ट हमारा इफेक्टिव तब हो सकता है जब एम्प्लॉयज़ के टाइम को जो हम ट्रीटेड कर लें एज दी वर्किंग टाइम से। यदि हम एम्प्लॉयज़ के टाइम को वर्किंग टाइम से ट्रीटेड नहीं करेंगे तो हमारा जो एम्प्लॉयज़ का टाइम है वो तो हमारा वर्किंग टाइम में इंक्लूड होगा ही, उसके अलावा जो भी उसने टेलीफोनिक थ्रू कॉन्टैक्ट में रहा है हायर अथॉरिटी से, वो भी हमारा जो है वर्किंग टाइम में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। राइट टू डिस्कनेक्ट एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21 दिस बिल नाइदर आइडेंटिफाई दिस गैप और एक्नोलॉजिस इट। यानी कि इस बिल ने ये भी आइडेंटिफाई नहीं किया कि इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी या फिर राइट टू डिस्कनेक्ट कैसे होगी, जो कि मेंशन है हमारे आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग न्यूज़ हमारा राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। इसमें आपको ध्यान रखना है मेन पॉइंट्स कौन कौन से राइट टू डिस्कनेक्ट बिल में। इसमें जैसे कि मेन पॉइंट्स है कि ये लेबर लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करता है। लेबर लॉ हमारे किस किस पे बेस्ड हैं, ये हमारे लेबर लॉ जैसे कि बताते हैं रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स क्या होंगे एम्प्लॉयर के, ओवर टाइम क्या होगा और एम्प्लॉयर का कंट्रोल किस किस चीज़ पे होगा, ये हमको बताता है, ठीक है। फिर इसका जो अप्रोच थी इस बिल को पास कराने की, वो हमारी बेस थी कि हम जो है एम्प्लॉयर पे कंट्रोल रख सकेंगे, यानी कि कब कब उसके जो के वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स के अलावा उसके कब कब क्या क्या नॉन वर्किंग आवर्स हैं। लेकिन इस पे ये फेल्ड हुआ था बिल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, क्योंकि ये पता नहीं लगा पाया था, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था कि एम्प्लॉयर के वर्किंग आवर क्या हैं और जो है कब उसके जो है नॉट वर्किंग आवर हैं, ठीक है। इसने कंसिडर्ड किया है कि जो स्टडी में पाया गया है कि इसके अंदर कि ये हमारा इफ़ेक्टिव तभी होता है जब एम्प्लॉयर के टाइम को जो है हम ट्रीटेड कर सकें एज दी वर्किंग टाइम के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो हमारा राइट टू डिस्कनेक्ट है या फिर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, ये हमारी आर्टिकल 21 के अंदर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके कारण ये बिल जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया और एक्नॉलेज्ड नहीं कर पाया इंफॉर्मेशन को, जिसके कारण जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गैप राइज होता है और एम्प्लॉयर की फ्रीडम राइट टू लाइफ ऑफ द फ्रीडम को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है, और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया ये बिल, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। इंडियाज़ टॉप्स ग्लोबल डोपिंग लिस्ट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है अब तक की जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स ग्लोबल को थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में पास आउट हुआ है। और ये न्यूज़ हमारी तब निकल करके आ रही है जब इंडिया जो है हमारे कॉमनवेल्थ को या फिर जो है आने वाले ओलंपिक्स को होस्ट करने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे कॉमनवेल्थ जो हैं हमारे 2030 में होस्ट होने वाले हैं, तब जाके हमारा डेटा शो आया है कि डोपिंग टेस्ट में जो है हमारे इंडियन के एथलीट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व हैं वो हमारे इंडियन एथलीट्स इन्वॉल्व हैं डोपिंग टेस्ट के अंदर जो फेल हुए हैं। फिर आते हैं हमारे रेसलर्स, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर मेंशन है कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रिकॉर्डेड 260 पॉजिटिव डोपिंग केसेस फ्रॉम 7,133 सैंपल। इसमें बताया गया है कि जो चार्ट 1 के अंदर इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल हैं जो हमारे टेस्ट हुए थे ओवर द पास्ट 4 ईयर्स। तो 2024 के अंदर हमारे 7,113 जो हैं हमारे बेसिकली केस सैंपल जो है ये हमारे टेस्ट हुए थे, जिसमें कि
260 जो है पॉजिटिव पाए गए हैं डोपिंग केसेस के अंदर, ठीक है, यानी कि 3.6% पॉजिटिव रेट है हमारा। दिस फिगर इज़ मोर देन डबल ऑफ एनी अदर्स नेशन नंबर। कोई भी यदि अगर दूसरा नेशन ले लें तो उसके कंपैरिजन में हमारी यानी कि डबल फिगर निकल करके आ रही होती है 260 नंबर। और हम बाकी कंट्रीज़ का इवैल्यूएशन देखेंगे तो इंडिया की जो पॉजिटिविटी यहाँ पे जो रेट आती है वो आती है 3.6%। इसके बाद जो हमारी सेकंड कंट्री है वो है हमारी बेसिकली नॉर्वे, जिसकी जो परसेंटेज है वो है हमारी 1.7%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया की अब तक की जो है सबसे हाईएस्ट नंबर की 3.6% जो है हमारी डोपिंग टेस्ट में कंसिडर्ड हो करके इमर्ज्ड होके आई है। जितने भी कंट्रीज और वेरियस कंट्रीज़ के अंदर जो है डोपिंग टेस्ट हमारे इन्वॉल्व हैं उनके अंदर इंडिया की सबसे नंबर 1 पोजीशन आई है। फिर सबसे ज़्यादा जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं डोपिंग के वो है हमारी चाइना ने 24,000 टेस्ट कंडक्ट किए हैं 2024 के अंदर, जो कि इंडिया के टेस्ट से जो है सबसे ज़्यादा है, ट्रिपल अमाउंट में है, ठीक है। This finding is come at a time when India is positioning itself as a credibly global supporting host। ये मैंने आपको बता दिया। ये फाइंडिंग तब आई है जब इंडिया जो है प्रिपेयर कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कराने के लिए, और जो है उसका मेन मोटिव है 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जैसे कि 260 पॉजिटिव केस जो कि 2024 में आए थे, इसमें जो है 76 हमारे एथलीट्स हैं, ठीक है, यानी कि एथलीट्स हमारे सबसे ज़्यादा हैं जो कि हमारे डोपिंग टेस्ट में फेल हुए हैं। फिर उसके बाद हमारे हैं बेसिकली वेट लिफ्टर जो कि 43 केसेस हैं। फिर है हमारे रेसलिंग के रेसलर्स 29। फिर है हमारी बॉक्सिंग एंड पावर लिफ्टिंग जिनके हमारे 17 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, और कुछ केसेस हमारे कबड्डी प्लेयर्स के भी हैं, ठीक है, जो कि जिनकी वैल्यू है हमारी 10 केसेस। ये हमारे टेबल 4 के अंदर गिवन है। India National Anti-Doping Agency has defended its record, arguing that higher numbers reflect improved detection rather than rising drug use। तो यहाँ पे जो है इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो डिफेंडेड करती है कि ये जो, और वो कहती है कि ये जो रिकॉर्ड डेटा या फिर फिगर जो सामने आके आई हैं कि डोपिंग टेस्ट में जो इंडियंस फेल हुए हैं, इंडियन के एथलीट जो फेल हुए हैं, ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमारा टेस्ट कंडक्ट हो रहा है ये हमारा कैसा है, ये हमारा ज़्यादा नंबर केसेस में टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी रिपोर्ट निकल करके आ रही है वो हमारी ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन इससे अफेक्टेड है डोपिंग टेस्ट से। ये हमारा बताता है नाडा, जो कि है हमारा इंडियाज़ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जबकि आप देखेंगे यदि हम इसका ग्लोबल कंपैरिजन करें तो चाइना ने इंडिया से ट्रिपल अमाउंट में जो है केसेस को कंडक्ट किए हैं। चाइना ने 24,000 केसेस कंडक्ट किए, टेस्ट सैंपल चेक किए हैं डोपिंग के, और जबकि इंडिया ने जो है 7,000 सैंपल ही जो है चेक किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो रिगार्डिंग आता है कि भाई इंडिया के अंदर टेस्ट कंडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए डोपिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि नाडा के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो हमारा चार्ट 3 है, इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ डोपिंग टेस्ट कंडक्टेड इन 2024 द 10 कंट्रीज आर रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ AAFs। तो यहाँ पे चाइना के 24,212 केसेस जो हैं कंडक्ट किए गए हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी जर्मनी, फिर आती है फ्रांस, फिर आती है रशिया, और फिर आती है हमारी बेसिकली इटली, देन आती है UK, फिर आती है हमारी इंडिया, ठीक है। तो ये जहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट हुए हैं डोपिंग के, ठीक है। तो चाइना सबसे हाईएस्ट पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको क्योंकि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं डोपिंग के, तो इसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने जो है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पास किया है 2020 के अंदर, जो कि जिसका मेनली फोकस है कि जो भी दिस बिल मेनली प्रोहिबिट्स दी डोपिंग इन दी स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग को प्रोहिबिट्स करना, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग, यहाँ पे टेस्टिंग को जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, और जो है
एनफोर्समेंट और वायलेशन लगाने, जो कि जहाँ पे हमारी डोपिंग टेस्ट कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दिस न्यूज़। इसमें आपको ध्यान रखना है इंडिया की जो है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पाए गए हैं, कितने 2060 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं डोपिंग के अंदर आउट ऑफ 7,113 केसेस के अंदर, जो कि 2024 में थे। फिर जो है हमारी बेसिकली ये डेटा शो है, जैसे कि चार्ट 2 के अंदर आप देख सकते हैं इंडिया की जो है 3.6%, जो कि अब तक की हाईएस्ट परसेंटेज है। इंडियंस एथलीट्स यहाँ पे डोपिंग करते हुए अफेक्टेड हुए हैं। फिर उसके बाद आती है नॉर्वे की, फिर आती है यूएस, टर्की, स्वीडन, कनाडा, इटली, फ्रांस, केनिया, रशिया। ठीक है, ऐसे हमारी वेरियस अदर कंट्रीज़ आ रही हैं। फिर चार्ट 3 में जो बताया गया है वो हमारे नंबर ऑफ़ टोटल डोपिंग टेस्ट बताए गए हैं, कितने नंबर ऑफ़ डोपिंग टेस्ट हमारे कंडक्ट हुए हैं 2024 के अंदर अक्रॉस दी 10 कंट्रीज़, जिसमें कि चाइना हमारी हाईएस्ट पोजीशन पे है। फिर उसके बाद नंबर आता है हमारा जर्मनी का, और टेबल 4 हमको शो करता है कि टोटल नंबर जो सैंपल कलेक्टेड हुए हैं डोपिंग के लिए, उसमें जो है एथलीट्स जो हैं वो हाईली पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी जो पॉजिटिविटी रेट्स है एथलीट्स की वो है हमारी 4.1%। फिर उसके बाद जो है हमारे बेसिकली टोटल सैंपल्स लिए गए हैं एथलीट्स के 1862, जिसमें कि टोटल अफेक्टेड हैं हमारे 76। ठीक है, और जो हमारे फिर आते हैं वेट लिफ्टिंग के, जिसके टोटल अफेक्टेड है हमारे 43। फिर ऐसे कर करके हमारी कबड्डी प्लेयर अफेक्टेड है 10, बॉडी बिल्डिंग, जूडो, वुशु ये सारी जो है हमारी बेसिकली अफेक्टेड है डोपिंग टेस्ट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस न्यूज़। नाउ वी मूव हेड टू नेक्स्ट न्यूज़। इसमें बताया गया है कि हमारा जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट है, ये हमारा रिप्लेस करता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट गारंटी एक्ट को। ठीक है, ये हमारा प्रेसिडेंट ने असेंट लिया था संडे में। इसके अंदर जो है हम बताते हैं कि राइट टू वर्क जो है ये हमारी नेसेसरी कंडीशन हो जाती है राइट टू लाइफ के लिए। ठीक है, यदि हमको राइट टू लाइफ चाहिए तो हमको जो है राइट टू वर्क करना ही पड़ेगा। राइट टू वर्क की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अनप्लॉयमेंट के यहाँ पे जो है राइट टू वर्क की बताया गया है ऑन डिमांड। राइट टू एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाएंगे यदि वर्क जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है 15 डेज़ के अंदर, और राइट टू पेमेंट ऑफ वेजेस जो है 15 डेज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि इस बिल के अंदर जो है पेमेंट ऑफ डिले हो जाता है तो तब जो है हमारा कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई भी हम कह सकते हैं मिनिमम वेजेस का पालन होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल्स है, जेंडर पे बेस्ड पे हमारे वेजेस को बांटा डिवीज़न नहीं किया जाएगा। ये हमारा इम्प्लीमेंट होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मनरेगा स्ट्रेंथन दी पंचायती राज सिस्टम। तो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो हमारी एक्ट है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथन करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ये हमारी 5 ब्रॉड पॉजिटिव आउटकम पे आइडेंटिफाई होकर के आई थी। फर्स्ट इसका आउटकम है कि ये हमारी बताती है ये यूनिवर्सल है, टारगेटेड नहीं है। ठीक है, इट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन रूरल इनकम्स, ये हमारी रूरल इनकम्स को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट काउंटर्स जेंडर एंड कास्ट इनइक्वालिटीज़, क्रिएट क्वालिटी एसेट्स, एम्पावर कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिटीज़ को एम्पावर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसके 5 मेन सोर्स ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स हैं जो कि हमारे मनरेगा एक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक, फिर है हमारा बेसिकली कि ये जो हमारे विद इन दी फ्यू ईयर्स ऑफ द मनरेगा स्टडी शोड दैट इनकम्स ऑफ वर्कर इंक्रीज, यानी कि वर्कर्स की जो इनकम है वो हमारी इंक्रीज हुई है। ओवरऑल पॉवर्टी फैल हुई है, और स्कूल के अंदर जो है एनरोलमेंट होना हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो हमारा 45% ऑफ फीमेल मनरेगा की वर्कर्स हैं उनको जो है वर्किंग और जो वर्क करती हैं वो बेसिकली उनका प्राइमरली फोकस रहता है फैमिली फार्म्स के अंदर वर्क करना बिफोर दिस पासिंग दिस एक्ट। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो उनको जो है वर्क मिलने लगा फीमेल्स को, जो कि मनरेगा की वर्कर्स हैं। 45% जो है फीमेल पहले इस एक्ट से पहले इन्वॉल्व थी फैमिली फार्म्स के अंदर।
ठीक है। और इसके बाद इसमें पार्टिसिपेशन करने के बाद जो है फीमेल वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन है वो हमारा इंक्रीज़ होके 58% हुआ है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। अंडरफाइंग हैज़ रिजल्टेड इन परसिस्टेड वेज पेमेंट डिलेज एक्नॉलेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर मेंशन है कि यदि डिले होगा तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट कराना पड़ेगा विद इन दी 15 डेज़। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। फिर है हमारा बेसिकली टेक्नोक्रेटिक इनिशिएटिव सच एज फोटो बेस्ड अटेंडेंस ऐप एंड कॉम्प्लेक्स पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे फोटो बेस्ड अटेंडेंस ऐप मॉनिटर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे हमारी पेमेंट सिस्टम भी रखी जाती हैं जो कि हमारी बेसिकली करप्शन को इमर्ज करती हैं, क्योंकि ये वर्कर और ऑफिशियल्स के बीच में गैप को इमर्ज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। VBG रामजी एक्ट वाज एंड स्ट्रीम रोल्ड इन पार्लियामेंट इन सच अ सिनेरियो। तो इसमें बताया गया है कि सेक्शन 5 ऑफ 1 क्लॉज 1 जो है एक्ट का, ये हमको बताता है आर्बिट्ररी पावर्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट के पास है, वो डिसाइड करेंगे कि कब, कहाँ और कैसे जो है पब्लिक वर्क देना है। जबकि जो सेक्शन 4 ऑफ क्लॉज 5 है वो यूनियन गवर्नमेंट का बताता है कि स्टेट वाइज जो है कितने फंड को एलोकेट किया जाएगा इनके पैरामीटर्स को ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कराने के लिए। और ये तब ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जब हम ये बेस्ड होंगे डिमांड ड्राइव इन पे। जब डिमांड अराइज होगी तभी हमारे ऑब्जेक्टिव पास किए जाएंगे, ठीक है। स्वराज अभियान केस 2016 द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू पे कंपनसेशन फॉर डिलेज इन पेमेंट कॉस्ट बाय इट। दिस एक्ट प्लेस नॉन ऑब्लिगेशन ऑन नॉन यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कंपनसेशन देना ज़रूरी है यदि डिले हो जाता है। ये हमारा मेंशन भी है स्वराज अभियान केस के अंदर 2018 के अंदर, जब जो है यूनियन गवर्नमेंट कंपनसेशन के अंदर डिले हुए था, तब जो है ये एक्ट को जो है पास किया गया था। रफली 90% ऑफ दी मनरेगा एक्सपेंडिचर इज़ बोर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड 10% बाय द स्टेट। यानी कि जो 90% का जो एक्सपेंडिचर है मनरेगा का वो हमारा आता है यूनियन गवर्नमेंट से और 10% आता है हमारा स्टेट से। Further, the new act states expenditure by a state excess of its normative allocation shall be borne by the state government. This opportunity to work in the year it's vital especially for the lands and the women। ये कह रहा है कि यानी वर्क जो है करना अपॉर्चुनिटी, ये वर्क करना ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारे लिए क्रूशल है किसी भी पर्टिकुलर लैंडलेस के लिए या फिर वुमेन के लिए, वुमेन के पार्टिसिपेशन के लिए। This new act claims to provide 21-25 days of employment per household year। यानी कि ये जो न्यू एक्ट है VBG रामजी ये प्रोवाइड कराता है हमको 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट रेट पर हाउस होल्ड पर ईयर के रिगार्डिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आती है इंडिया कोर सेक्टर ग्रोस एट 1.8% इन नवंबर। तो इंडिया का जो कोर सेक्टर है वो ग्रो हो करके 1.8% हुआ है नवंबर के अंदर, जिसमें कि जो कि हमारा बताता है कि इंडिया के 8 कोर सेक्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो जिसके अंदर हमारा 1.8% नवंबर में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अंदर जो सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, कोल हो गया, ये सारे सेक्टर के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है नवंबर 25 के अंदर। जैसे कि कोल की प्रोडक्शन है वो हमारी इंक्रीज़ हो करके 2.1% जो है नवंबर में इंक्रीज़ हुई है। जबकि जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है हमारा रिकॉर्डेड किया गया है कॉन्ट्रैक्शन का 3.2% नवंबर में, यदि हम इसको कंपैरिजन करें प्रीवियस ईयर से, ठीक। नेचुरल गैस आउटपुट फेल बाय 2.5 ईयर ऑन ईयर इन नवंबर 25 कंटिन्यूइंग डाउनवर्ड ट्रेंड। तो जो नेचुरल गैस आउटपुट है इसका जो है डाउनवर्ड ट्रेंड हमको जो है मिला है नवंबर 2025 के अंदर विद बाय दी 2.5% से, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कोर इंडस्ट्री पे बेस्ड पे वर्क करते हैं, इनके अंदर हमको जो है
0.9% का डेक्लाइन देखने के अंदर मिला है नवंबर के अंदर। फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन जो है हमारे ये रजिस्टर्ड किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ, जिसके अंदर हमको 5.6% के अंदर चेंज देखने को मिला है नवंबर 2025 के अंदर। यानी कि क्यूमुलेटिव ऑन ए बेसिस ऑफ द क्यूमुलेटिव फर्टिलाइज़र आउटपुट इंक्रीज्ड बाय 1.3%। फर्टिलाइज़र जो है हमारे ये इंक्रीज्ड हुए हैं 1.3% से, यदि हम कंपैरिजन करें इनकी अप्रैल से नवंबर तक के बीच में। ठीक है। स्टील प्रोडक्शन जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हमारा स्ट्रॉन्ग शो इमर्ज्ड होके आया है, जिसके अंदर हमारे बेसिकली 6.1% का हमारा कह सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ है नवंबर के अंदर। और सीमेंट, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, तो इसके अंदर जो है हमारा सीमेंट का सबसे ज़्यादा यूज्ड हो रहा होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यूज्ड होता है वो हमारा सीमेंट यूज्ड होता है, तो इंक्रीमेंट जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है वो हमारा सीमेंट के अंदर देखने को मिला है, जिसकी हमारी ओवरऑल फिगर है 14.5%। ठीक है। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस किस सेक्टर के अंदर जो है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्लाइन देखने को मिला है। तो हमारे 8 कोर सेक्टर होते हैं इंडस्ट्री के, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए। ठीक है। ये सारी चीज़ें पे बेस्ड हमारा प्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पे हमको जो है सबसे आपको ध्यान रखना है डिक्रीमेंट किसके अंदर देखने को मिला है और इंक्रीमेंट किसके अंदर देखने को मिला है। जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हमको डेक्लाइन देखने को मिला है 0.9% का, और जो हाईएस्ट सबसे इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो हमें मिला है सीमेंट के अंदर, जिसकी वैल्यू है 14.5%। तो हाईएस्ट इंक्रीमेंट देखने के अंदर मिला है हमारा सीमेंट के अंदर। उससे कम जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो है हमारा स्टील के रिगार्डिंग। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। फिर हमारी लास्ट न्यूज़ आती है PSU साइन पैक्ट विद सैफरन ग्रुप टू मेक एडवांस डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। तो PSU आप सभी जानते होंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। तो यहाँ पे जो हमारा मेजर स्टेप लिया गया है मेक इन इंडिया के अंदर प्रोग्राम में, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL, जो कि एक मिनी नवरत्न डिफेंस हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइंड किया है किसके साथ, सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस के साथ, जो कि एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। और ये हमारा एग्रीमेंट जो है साइंड हुआ था मंडे को, जिसका ध्यान रखा गया है, जिसमें एम्फेसाइज किया गया है कि हमारे प्रोडक्शन जो है टू हाई प्रिसीजन यानी कि कॉम्बैट प्रूवन डिफेंस सिस्टम पे बेस्ड हमारी ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके अंदर जो है हमारे इन्वॉल्वमेंट होंगे किस के, 2 यहाँ पे हमारे सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हैं ये एग्रीमेंट के अंदर। पहला है सिग्मा 30N, जो कि बताता है हमको डिजिटल रिंग लेज़र गायरोनो इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम को, और सेकंड है हमारा CM3MR, जो कि हमारा बताता है डायरेक्ट फायरिंग साइट को। ठीक है। तो सिग्मा 30N जो है ये हमारा वाइडली यूज्ड किया जाता है आर्टिलरी गन्स के अंदर, एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर, मिसाइल्स के अंदर, रडार्स के अंदर। और जबकि हमारा CMR30R जो है CM3MR जो है ये हमारा यूज्ड किया जाता है एंटी ड्रोन एप्लीकेशंस के अंदर। और इसका मेनली हमारा एम्फेसाइज रहता है कि एक्यूरेसी को एनहांस करना और ऑपरेशनल इफ़ेक्टिवनेस को एनहांस करना, जो बैटलफील्ड के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट निकल करके आती है। ठीक है। एग्रीमेंट हमारा साइंड हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर मंडे को। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा अंडर द पार्टनरशिप ऑफ IOL क्या है, IOL है हमारी इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड वुड अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग। तो इसने मेनली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैन्युफैक्चरिंग करने की, फाइनल असेंबली करने की, टेस्टिंग करने की और क्वालिटी कंट्रोल करने की, और फाइनली कंप्लीट लाइफ साइकिल सपोर्ट ऑफ द सिस्टम। पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड रहेगा इसमें। एंश्योरिंग दे मीट द इंडियन आर्मीज ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, जो भी इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल की रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करने के लिए IOL ने जिम्मेदारी ली है। ठीक है।
IOL कौन है? IOL है हमारी बेसिकली मिनी रवतरा डिफेंस पब्लिक सेक्टर, जो कि हमारी कोलेब्रेशन के साथ है किसके? सफन इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि हमारी फ्रेंच बेस्ड कंपनी के साथ कोलेब्रेशन किया गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। इसमें आपको ध्यान रखना है इस न्यूज़ में कि ये हमारा किसके साथ, ये हमारी पार्टनरशिप के साथ एग्रीमेंट को साइन किया गया है। तो ये हमारी फ्रेंच बेस्ड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हमारा साइन किया गया है। इसके क्या क्या मेनली हमारे प्रिंसिपल हैं? तो पहला है इसके अंदर जो है एयर डिफेंस सिस्टम बनाना, मिसाइल बनाना, रडार बनाना, और दूसरा मेन सिस्टम है एंटी ड्रोन एप्लीकेशन बेस्ड पे वर्क करना। और ये सारी जो हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबली होगी, टेस्टिंग होगी, क्वालिटी कंट्रोल होगी, ये सारी की सारी जो है इंडियन आर्मीज़ के ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट की जाएगी। जो भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को रिक्वायरमेंट होगी तब जो है तब के उनके लिए हमारी बेसिकली कंप्लीट की जा रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडे डिस्कशन। In next video we will see the next The Hindu newspaper analysis. Till then, keep learning.